वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए इकोनॉमिक्स के सबक नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से मुतालिक होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बाकी के सभी चैप्टर्स तो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 का नाम है वसाइल की शक्ल में अवाम। तो पहले बच्चों, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जो कि जानना निहायत ज़रूरी है। बिना इंट्रोडक्शन के आप चैप्टर की मेन थीम को नहीं समझ पाओगे। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर अवाम को वसाइल के रूप में दिखाया गया है। इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि अवाम भी हमारे देश का एक वसाइल है, जिसके ज़रिए से हमारे देश की मईशत यानी कि अर्थव्यवस्था तरक्की करती है, हमारा देश तरक्की करता है। अब देखो बच्चों, वसाइल क्या होते हैं, जैसे कि अवाम को, जनता को खेती बाड़ी करने के लिए खेत की, औजारों की, मशीनों की, खाद की, ट्यूबवेल वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, खेती बाड़ी करने के वसाइल हैं। इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर ये समझाया गया है कि अवाम भी हमारे देश का एक वसाइल है। अगर हुकूमत अवाम को अनुकूलित वातावरण यानी कि अवाम को ऐसे मौके दे जिससे कि अवाम की हुनरमंदी के अंदर, स्किल्स में, सलाहियत के अंदर बढ़ोतरी हो सके, तो अवाम तरक्की करेगी और अवाम के तरक्की करने से हमारे देश की मईशत यानी कि अर्थव्यवस्था भी तरक्की करेगी। तो बच्चों, इसी बात को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है कि वसाइल की शक्ल में अवाम से क्या मुराद है, आप इससे क्या समझते हैं। तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि वसाइल की शक्ल में अवाम से मुराद मुल्क के वो हुनरमंद लोग हैं जिनमें सलाहियत और हुनरमंदी मौजूद है। याद रहेगा, क्या लिखोगे कि वसाइल की शक्ल में अवाम से मुराद मुल्क के वो हुनरमंद लोग हैं जिनमें सलाहियत और हुनरमंदी मौजूद है। वसाइल की शक्ल में ये लोग कौमी पैदावार में ताउन देते हैं। किस में ताउन देते हैं ये लोग? वसाइल की शक्ल में कौमी पैदावार में ताउन देते हैं। और वसाइल की शक्ल में ये लोग एक आबादी का हिस्सा होते हैं और इस बात को आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है कि अवाम भी एक वसाइल के रूप में हमारे देश की तरक्की करते हैं। समझ में आ गया सवाल नंबर 1 आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। अब सवाल नंबर 2 को ध्यान से समझो कि इंसानी वसाइल, क्या इंसानी वसाइल किस तरीके से ज़मीन और तबी सरमाया जैसे वसाइल से मुख्तलिफ हैं, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है इंसानी वसाइल के अंदर, ज़मीन और तबी सरमाए के अंदर। याद रहेगा। तो बच्चों देखो, इंसानी वसाइल के अंदर हमें हमें जितनी भी खिदमत और चीज़ें मिलती हैं वो किन चीज़ों से मिलती हैं? इंसानी वसाइल से, और ज़मीन और तभी सरमाए से मिलकर सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें चीज़ें भी मिलती हैं और ख़दमातें भी मिलती हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और सेवाएं भी मिलती हैं। किसके ज़रिए से मिलती हैं? पहला तो इंसानी वसाइल के ज़रिए से, और फिर दूसरा ज़मीन और तभी सरमाए की वजह से। जैसे कि मैंने बताया था कि खेती बाड़ी के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़मीन की, बहुत सारी चीज़ों की, बीजों वगैरह की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो और फिर ये सब काम कौन करता है? इंसान करता है, अपनी अकल और हुनरमंदी से करता है। तो इन दोनों के ही ज़रिए से हमें क्या मिलती हैं? चीज़ें और ख़िदमत मिलती हैं। पहले इतनी बात लिखोगे कि चीज़ें और ख़िदमत के लिए तभी सरमाए, ज़मीन और इंसानी सरमाए की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसानी सरमाया तभी सरमाए से ज़्यादा आला है। याद रखोगे कि इंसानी सरमाया ज़मीन और तभी सरमाए से ज़्यादा आला है। इंसानी वसाइल, ज़मीन और तभी सरमाए का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन
ज़मीन और तभी सरमाए अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखते हैं अगर इंसानी वसाइल नहीं होंगे। याद रखोगे कि अगर इंसानी वसाइल नहीं होगा तो ज़मीन और तभी सरमाए कोई अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि इंसान ही अपनी हुनरमंदी और अक्लमंदी से ज़मीन और तभी सरमाए का प्रयोग करता है। जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी उत्पादन होता है, जब भी पैदावार होती है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंसानी वसाइल, क्योंकि इंसानी वसाइल इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें चीज़ें और ख़िदमत पेश करते हैं। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि इंसानी सरमाए की तामीर में तालीम की क्या अहमियत है। तो देखो बच्चों, इंसानी सरमाए के अंदर तालीम बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी सूझबूझ भी ज़्यादा वसी नहीं होगी। तो इसलिए तालीम का होना इंसानी सरमाए के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही इंसान की काबिलियत और हुनरमंदी के अंदर इजाफ़ा करती है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे कि तालीम का मतलब आम तालीम से है जिससे मालूमात और सूझबूझ में इजाफ़ा होता है। आम तालीम के तहत बुनियादी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सतह तक की तालीम आती है। याद रखोगे कि आम तालीम का मतलब तालीम से है जिसमें मालूमात और सूझबूझ में इजाफ़ा होता है। आम तालीम के तहत बुनियादी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सतह तक की तालीम आती है। इंसानी सरमाए की तामीर में तालीम का एक बहुत अहम रोल है। तालीम इंसान को बासलाहियत बनाती है, स्किल्स पैदा करती है और उनकी सूझबूझ में इजाफ़ा करती है। तालीम से इंसान के बर्ताव में इस्लाह होती है, यानी कि सुधार होता है, और इससे उसकी सलाहियत और पैदावार में भी इजाफ़ा होता है, यानी कि उसे सोचने के और अच्छे अच्छे नज़रियात मिलते हैं। वो 10 तरीके की किताबें पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, तो क्या होगा, इंसान की सोच वसी होगी, जिसकी वजह से उसकी काबिलियत बढ़ेगी, और काबिलियत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन में, पैदावार में इजाफ़ा होगा। तालीम मेहनत की क्वालिटी में इजाफ़ा करती है, और तालीम से ही साइंस और तकनीकी तरक्की को मदद मिली है। साइंस को और तकनीक को किस वजह से मदद मिली है, तालीम की वजह से ही मदद मिल पाई है। इसलिए इंसानी सरमाए की तामीर के लिए तालीम का होना निहायत ही ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर इंसानी सरमाया पूरी तरीके से तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि तालीम के बग़ैर हमारी स्किल्स नहीं बढ़ सकती हैं। अब बच्चों, इंसानी सरमाए की तामीर में सेहत का क्या रोल है। अब देखो बच्चों, इंसानी सरमाए के अंदर सेहत का भी बहुत बड़ा रोल है। जब तक इंसान सेहतमंद नहीं होगा, क़ुव्वत वाला नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना भी ज़रूरी है, ताकि इंसानी सरमाए की तामीर और अच्छी तरीके से हो सके। तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि बच्चों, इंसानी सरमाए का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना कि इंसानी सरमाए का मतलब यहाँ पर अवाम को वसाइल के रूप के अंदर दिखाया गया है, जैसा कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। तो अवाम वसाइल के रूप में किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा सकती है अगर इंसान की सेहत ठीक हो। तो सेहत का ताल्लुक़ सिर्फ बीमारियों को दूर करने से ही नहीं होता है, बल्कि इसका ताल्लुक़ जिस्मानी, ज़हनी और समाजी फलाह की हालत में भी होता है। याद रखोगे, एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि सेहत का ताल्लुक़ सिर्फ बीमारियों को दूर करने से नहीं होता है। हमारी सेहत का ताल्लुक़ किस किस चीज़ों से होता है, जिस्मानी, ज़हनी और समाजी फलाह यानी कि फ़ायदे की हालत से है, सुधार की हालत से है। सेहतमंद इंसान सरमाए की तामीर में अहम रोल अदा करता है। सेहतमंद इंसान ही जिस्मानी नुक्ता नज़र से मुकम्मल तौर पर काम करने के लायक होता है। अगर इंसान सेहतमंद नहीं होंगे तो उनमें काम करने की क़ुव्वत भी नहीं होगी। अच्छी सेहत ही बीमारियों का मुकाबला कर सकती है। किसी फ़र्द की हुनरमंदी और पैदावारी की सलाहियत उसकी सेहत पर ही मुनहसर होती है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा। अगर इंसान कोई पूरी तरीके से सेहतमंद है तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी प्रोडक्शन के अंदर, अपनी पैदावार में लगाएगा, चीज़ों को बनाने में, उत्पादन में, सेवाएं देने में लगाएगा। अगर कोई इंसान बीमार है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी दे पाएगा अपनी स्किल्स को, काबिलियत को दिखाने के लिए या अपनी प्रोडक्शन को, अपने काम को बढ़ाने में। इसलिए कोई भी काम करने के लिए इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि सेहत सबसे बड़ा सरमाया है। क्या कहा गया है कि सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। ये बात कही गई है क्योंकि बिना सेहत के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं।
बच्चों देखो, पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के सेक्टर में किस किस तरीके के काम होते हैं आपको ये बताना है। देखो, हमारी इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पहले सेक्टर में कौन से काम होते हैं, दूसरे सेक्टर में किन कामों को शामिल किया गया है और तीसरे सेक्टर में किन कामों को शामिल किया गया है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों को पहले, दूसरे और तीसरे सेक्टर में तकसीम किया गया है। पहले सेक्टर के अंदर ज़राअत, जंगलात, मवेशियों का पालना, मछली पालना, मुर्गी पालना और कानकनी शामिल हैं। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं। ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी, जंगलात आते हैं, जंगलात से हम जितने भी फ़ायदे उठाते हैं वो सभी पहले सेक्टर में आते हैं। मवेशियों का पालना, मछली का पालना, मुर्गी का पालना और कानकनी करना यानी कि माइनिंग करना दूसरे सेक्टर के अंदर क्या आता है। कानकनी और तामीर के काम शामिल होते हैं। याद रखोगे कि दूसरे सेक्टर में कौन कौन से काम होते हैं। कानकनी यानी कि खुदाई और तामीरी काम होते हैं। और तीसरे सेक्टर के अंदर तिजारत, ट्रांसपोर्ट, तरसील, बैंकिंग, बीमा, तालीम, सेहत और सियासी खिदमात वगैरह शामिल होती हैं। याद रखोगे तीसरे सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तिजारत यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट, तरसील, बैंकिंग, बीमा, तालीम, सेहत और सियासी खिदमात वगैरह शामिल हैं। यानी कि ज़्यादा सारी ही खिदमातें जो हैं वो तीसरे सेक्टर के अंदर आती हैं। सेहत यानी कि डॉक्टर्स वगैरह सब इसी के अंदर आ गए हैं। टीचर्स वगैरह जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं वो तीसरे सेक्टर के अंदर शामिल की जाती हैं। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि माशी और गैर माशी सरगर्मियों में क्या फ़र्क है। तो पैसा कमाने या आमदनी की गरज से की जाने वाली सरगर्मियाँ माशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। याद रखोगे कि पैसा कमाने से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो माशी सरगर्मियों के अंदर आते हैं। इसके बरअक्स जैसे कि हमदर्दी, रक़्स, रहम, वतन की अपनी मोहब्बत, ये सारे के सारे जज्बे क्या हैं, गैर माशी सरगर्मियाँ हैं। गैर माशी सरगर्मियाँ जैसे कि बच्चों खिदमत खल्क करना यानी कि बिना पैसों के दूसरों की सेवा करना, ये सारी सरगर्मियाँ क्या हैं, गैर माशी सरगर्मियाँ हैं। और पैसों के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो माशी सरगर्मियाँ कहलाएंगे। अगला सवाल है, खातून क्यों कम तनख्वाह पाने वाले कामों में लगाई जाती हैं। यानी कि ख्वातीन को ऐसे काम क्यों दिए जाते हैं जिनमें कम तनख्वाह मिलती है। तो ख्वातीन आम तौर पर गैर तालीम याफ्ता होती हैं, मगर बच्चों अब ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तो ख्वातीन और मर्दों का अब बराबर का ही ओहदा होता जा रहा है। अब ख्वातीन भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रही हैं, मगर अगर आम तौर पर बात की जाए पहले की या पिछड़े हुए ज़माने की, या अभी भी थोड़े बहुत एरियाज़, रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो उनके अंदर कम हुनरमंदी होती है। तो ख्वातीन आम तौर पर गैर तालीम याफ्ता और न तजुर्बेकार होती हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनमें हुनरमंदी यानी कि स्किल की कमी होती है। इसलिए ख्वातीन वहाँ काम करती हैं जहाँ उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलता है कई जगहों पर काम करने से। क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी होती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई काम नहीं कर रखा होता है, तो लोग बाग उन्हें कम पैसों पर ज़्यादा मेहनत करवा के कम तनख्वाह में ज़्यादा काम करवाते हैं और कम पैसे देते हैं। अगला सवाल है, बेरोज़गारी किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, बेरोज़गारी का मतलब उस कंडीशन से है कि जब इंसान काबिलियत भी रखता हो मगर उसके बावजूद उसे नौकरी ना मिले, तो इसे बेरोज़गारी कहेंगे। तो आंसर में किस तरह से लिखोगे कि बेरोज़गारी की हालत उस वक्त पैदा होती है कि जब राइज मज़दूरी की शरह पर काम करने के ख्वाहिशमंद लोग रोज़गार हासिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको काम नहीं मिल पाता है, और इनकी उम्र 15 से 59 के दरमियान होती है। जिन लोगों की उम्र 15 से कम होती है या 59 से ज़्यादा होती है, उन्हें रोज़गारी के ज़मरे में नहीं रखा जाता है। याद रखोगे कि 15 से कम वाले और 59 से ज़्यादा उम्र के लोगों को रोज़गारी के ज़मरे में, कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। याद रहेगा कि बेरोज़गारी का मतलब ये है कि बेरोज़गारी की हालत उस वक्त पैदा होती है जब राइज मज़दूरी की शरह पर काम करने की इच्छुक लोग, ख्वाहिशमंद लोग काम करना चाहें मगर उनको नौकरी ना मिले चाहते हुए भी, तो ये कंडीशन बेरोज़गारी की कहलाती है। अगला सवाल है, साख्ती बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, साख्ती बेरोज़गारी
تو ہندوستان میں کام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا سرمایہ یعنی کہ دیش کا سرمایہ، دیش کی جو پونجی ہے وہ سبھی لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر پا رہی ہے۔ ہمارا ملک ایک زراعتی ملک ہے جس میں زراعت اور صنعت یعنی کہ ادیوگ، بزنس دونوں ہی ہیں، تو بے روزگاری کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ یاد رہے گا کہ ہمارے دیش کے اندر پونجی کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دیش کے سبھی لوگوں کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے۔ پونجی یعنی کہ سرمایہ، نوکریاں کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، اس لیے لوگ بے روزگار ہیں۔ اگلا ہے موسمی بے روزگاری۔ تو ہندوستان میں زراعتی کام موسمی ہوتے ہیں یعنی کہ موسم کے مطابق ہوتے ہیں، جو پورے سال نہیں چلتے ہیں۔ کسان اکثر سال میں ایک ہی فصل پیدا کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں خالی موسم میں کسان اور مزدوروں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جس موسم کے اندر کھیتی باڑی نہیں کی جاتی ہے، تو اس ٹائم کے اندر یہ سبھی کسان بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ مگر بچوں اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے، مشین کی وجہ سے، کیمیائی کھاد کی وجہ سے ایسی کنڈیشن تھوڑی کم ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے کسان ہیں وہ سال میں 2 سے 3 مرتبہ کھیتی کرنے لگے ہیں ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر۔ مگر سبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ سبھی اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے سال میں 2 سے 3 بار کھیتی کر سکیں۔ تو ابھی بھی بہت سے کسان ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں، جو کہ پورے سال بھر کھیتی نہیں کر پاتے ہیں اور انہیں کام بھی نہیں مل پاتا ہے۔ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے، تعلیمی بے روزگاری ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایگزام میں کیا لکھو گے کہ ہندوستان میں تعلیمی بے روزگاری ایک غیر معمولی مسئلہ ہے۔ 10ویں 12ویں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری والوں کو ملازمتیں نہیں مل پا رہی ہیں، اس لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے، یعنی کہ تعلیم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ ہندوستان میں تعلیمی بے روزگاری میں غیر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ کئی مقامات پر تو تعلیم یافتہ لوگ فالتو ہیں، انہیں ملازمتیں نہیں ملتی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر ملازمت پائے جانے والے لوگوں کی کمی ہے۔ یاد رہے گا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیر یکسانیت دیکھی جاتی ہے، یعنی کہ کئی مقامات پر تو تعلیم یافتہ لوگ فالتو سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ملازمت نہیں ملتی ہیں، مگر اس کے برعکس کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر ملازمت پانے والے لوگوں کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ملازمتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے دیش میں غیر یکسانیت ہے۔ کہیں پر کچھ دیکھا جاتا ہے جاب نہ ملنے کی وجہ، کہیں پر کچھ وجہ دیکھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے خیال میں ہندوستان کس سیکٹر میں روزگار کے سب سے زیادہ مواقع حاصل کر سکتا ہے؟ تو پہلے سیکٹر میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں بچوں؟ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلے سیکٹر کے اندر کھیتی باڑی بھی آتی ہے، جنگلات بھی آتے ہیں، مویشیوں کا پالنا، مچھلی کا پالنا، مرغی کا پالنا، کان کنی وغیرہ، ایسے بہت سارے بے شمار کام شامل ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان میں پہلے سیکٹر میں روزگار کے سب سے زیادہ موقع ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ تعلیمی نظام میں بے روزگاری کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے کچھ طریقہ بتا سکتے ہیں؟ تو تعلیم کو کاروبار سے جوڑا جائے، اسے عام زندگی سے منسلک کیا جائے تاکہ ملازمتوں اور خدمات کے موقع حاصل ہو سکیں۔ کیا پوچھا گیا ہے کہ آپ تعلیم کے نظام میں بے روزگاری کے مسئلے کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہو؟ تو بچوں یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ تعلیم کو کاروبار سے جوڑا جائے، اسے عام زندگی سے جوڑا جائے، جس کی وجہ سے ملازمتوں اور خدمات کے موقع حاصل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے لکھیں گے تو ان میں اسکل حاصل ہوگی۔ اگلا سوال ہے، انسانی سرمایہ کا کیا مطلب ہے؟ تو انسان میں موجود ہنرمندی، پیداوار کرنے کی صلاحیت وغیرہ کا ذخیرہ انسانی سرمایہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ انسان کی ہنرمندی، پیداوار میں صلاحیت وغیرہ کرنے کا ہنر جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ انسانی سرمایہ کہلاتا ہے، یعنی کہ کس انسان میں کون سی قابلیت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر اتنی ہنرمندی اور اتنی قابلیت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار، زیادہ سے زیادہ سیوائیں دے سکتا ہے، تو وہ کس کی کیٹیگری میں آئے گا؟ انسانی سرمایہ یعنی کہ انسانی پونجی کے انترگت آئے گا۔ اگلا سوال ہے، معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ایسے سارے کام جن سے کہ پیسہ پراپت ہوتا ہے، تو آنسر میں لکھو گے کہ ایسی سرگرمیاں جن سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی آمدنی ہوتی ہے معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، جیسے کھیتوں میں کام کرنا، کارخانوں میں جانا، دکان دفتر پر جانا، بینک، اسپتال، ہوٹل یا اسکول وغیرہ میں کام کرنا،
ये सारी ही सरगर्मियाँ, ये सारे ही काम क्या हैं, माशी सरगर्मियाँ हैं, क्योंकि इन सभी कामों से इंसान को पैसे मिलते हैं। अब बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो कौमी आमदनी किसे कहते हैं? कौमी आमदनी का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे देश की जो आमदनी होती है एक तरीके से वो तो मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों और ख़िदमात की कीमतों में अगर गैर मुल्की आमदनी को जमा कर दिया जाए तो ये कौमी आमदनी कहलाती है। याद रखोगे कि मुल्क में जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं और जितनी भी ख़िदमात हैं, अगर उनकी कीमतों में गैर मुल्कों से आने वाले पैसे को, आमदनी को जोड़ दिया जाए तो ये कौमी आमदनी कहलाएगी। अगला है फ़ीकस आमदनी क्या होती है? तो कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने पर जो रकम हासिल होती है वो फ़ीकस आमदनी कहलाती है। याद रहेगा कि हमारे देश की जितनी भी कुल कौमी आमदनी है उसको कुल आबादी की संख्या से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उससे जो रकम मिलेगी, जो आंकड़ा आएगा वो फ़ीकस आमदनी कहलाएगी। अगला सवाल है बिलवस्ता बेरोज़गारी किसे कहते हैं? तो किसी ख़ास काम के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होती है और उस काम में उससे ज़्यादा लोग लगे हों, जिसकी वजह से काम कम पड़ता है और काम करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल को बिलवस्ता बेरोज़गारी कहा जाता है। याद रहेगा कि बिलवस्ता बेरोज़गारी का मतलब है कि काम कम हो और लोग ज़्यादा हों। अगला है साख्ती बेरोज़गारी किसे कहते हैं? तो साख्ती बेरोज़गारी ऐसी सूरत हाल को कहा जाता है जब मईशत में बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करने के लिए सरमाया मौजूद ना हो या दीगर ज़राए भी ना हो। याद रहेगा कि साख्ती बेरोज़गारी का मतलब क्या है? जब हमारी मईशत यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश में इतना सरमाया ना हो जितना कि लोग हैं और लोगों को काम ना मिल पाए, तो ये रोज़गारी क्या कहलाएगी? साख्ती बेरोज़गारी कहलाएगी। मौसमी बेरोज़गारी क्या है? जब लोगों को साल में सिर्फ कुछ ही महीने काम मिले और पूरे साल काम ना मिले, तो इसे मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है। यानी कि मौसम के मौसम वो काम करें, साल में 4 महीने काम करें तो 8 महीने खाली बैठें, तो ये क्या कहलाएगी? मौसमी बेरोज़गारी कहलाएगी। अगला सवाल है वक़्ती बेरोज़गारी से क्या मुराद है? तो बच्चों ऐसी जो बेरोज़गारी होती है वो सरमायादाराना ममालिक के अंदर होती है। तो ऐसा कब होता है? जब वहाँ पर चीज़ों की जो मांग होती है वो कम हो जाती है। जब चीज़ों की मांग कम हो जाती है तो उनका उत्पादन, उनका प्रोडक्शन, उनकी पैदावार भी कम की जाती है, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि वाक़ई बेरोज़गारी सरमायादाराना ममालिक में ज़्यादा होती है और ये उस वक्त पैदा होती है जब चीज़ों की मांग मार्केट में कम होने लगती है और जिसकी वजह से उनकी पैदावार भी कम की जाने लगती है। जब पैदावार कम की जाएगी तो लोगों की नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी बेरोज़गारी को क्या कहते हैं? वाक़ई बेरोज़गारी कहते हैं। अगला है तकनीकी बेरोज़गारी का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, सनतों यानी कि उद्योगों में जदीद मशीनरी आ जाने से तकनीकी बेरोज़गारी की सूरत हाल पैदा होती है। जैसे कि जहाँ पर पहले बहुत सारे मज़दूरों को काम मिलता था, अब वहाँ मशीनों के आने से इन लोगों का काम ख़त्म हो गया है। अब 10 आदमियों का काम एक आदमी कर लेता है। मसलन कंप्यूटर की इजाद ने बेरोज़गारी में इजाफ़ा किया है और इसी को तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। यानी कि मशीनों के आ जाने से लोगों की बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि अब एक ही मशीन कई तरीके के काम कर लेती है जिसे पहले 10-10 लोग किया करते थे। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे कि हमारी मईशत के सामने कौन से 3 मसले हैं? तो बेरोज़गारी हमारी अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है, दूसरी समस्या है गरीबी को दूर करना और तीसरी समस्या है कीमतों में इजाफ़ा। याद रखोगे कि हमारी मईशत को दरपेश 3 मसाइल कौन कौन से हैं? तो बेरोज़गारी, गुर्बत और कीमतों में इजाफ़ा, ये तीनों ही चीज़ें हमारी मईशत के लिए एक मसला है। अगला सवाल है उस वक्त हम क्या सोचते हैं जब हम एक बड़ी आबादी के मुनफी पहलू की तरफ ध्यान देते हैं? तो जब हम एक बड़ी आबादी के मुनफी पहलू की तरफ ध्यान देते हैं तब हम ये सोचते हैं कि आबादी को हम किस तरह से ग़िज़ा, तालीम और तबी यानी कि चिकित्सीय सहूलियात फराहम कराएँ। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि उस वक्त हम क्या सोचते हैं जब हम पूरी ही बड़ी आबादी के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि सारी ही आबादी को क्या क्या मिले? ग़िज़ा,
کھانا، تعلیم اور طبی سہولیات فراہم ہوں، کیونکہ یہ تینوں ہی چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اگلی بے روزگاری سے کیا مراد ہے یہ بھی بتا دیا تھا، معاشی سرگرمیاں بھی بتا دیا تھا۔ غربت کسے کہتے ہیں بچوں؟ غریبی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں کسی فرد کو روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، ایسی حالت کو غربت کہتے ہیں، یعنی کہ غریبی کہتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ غربت کیسی حالت ہے جس میں کسی بھی فرد کو روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سماجی ترقی سے کیا مراد ہے؟ تو سماج کی ترقی اور سماجی بھلائی کو فروغ دینا ہی سماجی ترقی کہلاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ سماج کی ترقی اور سماجی بھلائی کو بڑھاوا دینا ہی سماجی ترقی کہلاتا ہے، سماج کی ترقی کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے، قانونی خواندگی سے کیا مراد ہے؟ تو قانونی خواندگی سے یہ مراد ہے کہ ایک عام آدمی کو قانون سے متعلق عام باتوں کی معلومات حاصل ہو۔ قانونی خواندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک عام آدمی کو قانون سے متعلق عام باتوں کی معلومات حاصل ہو۔ اگلا سوال ہے، قانونی خواندگی کے کیا فائدے ہیں؟ تو استحصال اور لا قانونیت کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ہمیں قانون کے بارے میں پتہ ہوگا تو کوئی ہمارا استحصال بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جب لا قانونیت ہوگی یعنی کہ جب قانون کو لاگو نہیں کیا جائے گا تو ہم اس بات کو، اس کنڈیشن کو بھی جانتے ہوں گے جس سے کہ ہمارا استحصال نہیں ہو پائے گا، کوئی ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب سماجی ترقی کا خاص مقصد کیا ہے؟ تو دیکھو، سماجی ترقی کا خاص مقصد سبھی لوگوں کی، سماج کی، پورے دیش کی سبھی لوگوں کی بہتری کرنا ہے، ترقی لانا ہے۔ کسی بھی سرکار کے خاص مسائل کیا ہے؟ غریبی کو دور کرنا، خواندگی یعنی کہ تعلیم کو بڑھاوا دینا، آبادی کا دھماکہ، صحت اور خاندانی فلاح و بہبود، یہ کسی بھی سرکار کے خاص مسائل ہیں۔ بدعنوانی سے کیا مراد ہے؟ سرکاری یا غیر سرکاری املاک کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا بدعنوانی کہلاتے ہیں۔ یاد رہے گا کہ سرکاری یا غیر سرکاری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا صرف اپنے ہی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا بدعنوانی کہلائے گا۔ جس سے لوگوں کو فائدہ نہ حاصل ہو، جن چیزوں سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، اگر کوئی انسان اس پر صرف اپنا پربھتو کر لے گا تو یہ کیا ہوگا؟ بدعنوانی ہوگا، کیونکہ ان چیزوں پر دوسرے لوگوں کا، عوام کا بھی حق ہے، جو کہ آپ ان سے ان کی سہولیت کو چھین رہے ہیں، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ بدعنوانی ہے۔ اگلا ہے، ہندوستان میں صنعتی بے روزگاری کا مسئلہ زیادہ اہم کیوں بن گیا ہے؟ تو ہندوستان میں نوکری کی تلاش میں دیہی علاقوں سے شہروں میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے صنعتی بے روزگاری کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور ادیوگوں کے اندر نوکریاں کم ہیں۔ اسکولوں میں دوپہر کے کھانے کا منصوبہ کیوں نافذ کیا گیا ہے؟ یعنی کہ دوپہر کے اندر اسکول میں بچوں کو کھانا کیوں دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں لکھو گے کہ طلبہ کی حاضری کو بڑھاوا دینے کے لیے، تاکہ بچے روز اسکول آ سکیں، اور اس کے علاوہ ان کی تغذئی حالت میں یعنی کہ ان کی صحت میں اضافہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے اسکول کے اندر دوپہر کے کھانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ بچے لالچ میں آ کر اسکول آئیں روزانہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کھانے سے ان کی صحت میں بھی اضافہ ہو سکے، تو اسی وجہ سے اسکولوں میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ معاشی ترقی کسے کہتے ہیں؟ تو دھیان سے سنیں گے، ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ پروفیسر براؤن کے مطابق معیشت ایک ایسا نظام ہے، یعنی کہ معیشت، ارتھ ویوستھا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کوئی شخص اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ براؤن کے مطابق معیشت ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے۔ اس سے مراد کسی بھی ملک کی اس ترقی سے ہے جو کہ معیشت کو اپنائے ہوئے ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کی پیمائش اس ملک کی آمدنی اور اس میں رہنے والے لوگوں کی فی کس آمدنی یعنی کہ پرتی ویکتی آئی سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے عوام کی آمدنی اچھی ہوگی تو وہ اپنی تمام ضرورتوں کو آسانی سے پورا کر لیتے ہیں۔
तो ऐसे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाएगा और इसकी मईशत भी तरक्की याफ्ता मईशत कहलाएगी। मगर अगर किसी मुल्क के लोगों की आमदनी कम है और वहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस मुल्क की जो मईशत है उसको क्या कहेंगे, तरक्की पजीर मईशत कहेंगे, क्योंकि लोगों की आमदनी कम होने से मुल्क की आमदनी भी कम होगी। इसी वजह से मुल्क की मईशत तरक्की पजीर मईशत कहलाएगी। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि आबादी में इजाफा किस तरह बेरोज़गारी को जन्म देता है। देखो बच्चों, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो नौकरियां कम हो जाएंगी। क्यों होंगी? देखो, अगर कोई बिज़नेस है उसके अंदर 100 लोगों की ज़रूरत है और 200 लोग आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, बेरोज़गारी ही होगी। अगर 200 लोगों को काम भी दे दिया जाए तो कम कीमत पर उनको काम दिया जाएगा, जिससे उनकी जायज़ ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से आबादी में इजाफा बेरोज़गारी को जन्म देता है। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि आबादी में इजाफा बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह है। जब किसी मुल्क में रोज़गार के मौक़ों के मुकाबले में आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता है तो बेरोज़गारी भी इसी निस्बत से बढ़ती जाती है। याद रखोगे कि जब किसी मुल्क में रोज़गार के मौक़ों के मुकाबले में आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता है तो बेरोज़गारी भी बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे हालत से दो चार है। यहाँ धीमी माशी तरक्की की वजह से रोज़गार के मौक़े इतने नहीं हैं जितने कि यहाँ पर लोग रहते हैं। यही वजह है कि बेरोज़गारी की तादाद यहाँ पर मुसलसल बढ़ती जा रही है। तालीम की क्या अहमियत है बच्चों? तो तालीम से इंसान के नज़रियात वसी होते हैं। तालीम इंसान की ज़िंदगी की कदरों को वसी करती है। तालीम इंसान में एक नया जोश पैदा करती है। तालीम इंसान के अंदर सलाहियत पैदा करती है। तालीम कौमी आमदनी में इजाफ़ा करती है और इंसान की हुनरमंदी को बढ़ाती है। तालीम याफ्ता शहरी अच्छी मुलाजमत और ज़्यादा तनख्वाह हासिल कर सकता है। यानी कि बच्चों, तालीम से ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी की गुजर बसर कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में तालीम की बेइंतहा अहमियत है। अब बेरोज़गारी के क्या क्या नुकसानात हैं देखो। तो बेरोज़गारी का क्या पहला नुकसान है, बेरोज़गारी से इंसानी वसाइल बेकार हो जाते हैं। वो लोग जो मुल्क के लिए अहम हैं वो मुल्क पर बोझ बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि बेरोज़गारी से जो इंसानी वसाइल होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। यानी कि इंसानों को यहाँ पर अवाम को वसाइल के रूप में दिखाया गया है। अगर इंसान वसाइल के रूप में है और अगर बेरोज़गारी होगी तो ऐसे इंसान का देश के लिए तो कोई हित नहीं होगा, वो उल्टा देश के ऊपर बोझ बन जाएगा। इसी तरह से बेरोज़गारी एक समाजी बुराई है। बेरोज़गार लोग नाउम्मीद और मजबूर बनकर रह जाते हैं और नौजवानों में नाउम्मीदी घर कर लेती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि हिंदुस्तानी मईशत यानी कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था की खासियतें बताओ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो हमारे देश की हुकूमत ने कैसा कैसा कर रखा है ताकि मईशत के ज़रिए हमारा देश तरक्की कर सके और यहाँ की आवाम तरक्की कर सके। तो बच्चों, हिंदुस्तान की मईशत के बारे में आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। हिंदुस्तानी मईशत एक मखलूत यानी कि मिली जुली मईशत है। इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम अपनाए गए हैं, कौन कौन सी मईशतों का तरीका अपनाया गया है? सरमायादाराना और समाजवादी मईशत दोनों ही शामिल हैं। इस निज़ाम में पैदावारी सरगर्मियाँ निजी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ज़रिए की जाती हैं। याद रखोगे, हमारी मईशत ने सरमायादाराना और समाजवादी मईशत के सिस्टम को अपना रखा है और इस निज़ाम में पैदावारी यानी कि प्रोडक्शन की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं निजी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ज़रिए की जाती हैं। हिंदुस्तान एक ज़राअती मुल्क है जिसकी 60% से ज़्यादा जनता ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के कामों पर इन्हिसार करती है। यहाँ की फ़ीकस आमदनी में पहले के मुकाबले में अब बहुत तरक्की हो गई है क्योंकि हमारे देश ने अब बहुत तरक्की कर ली है। हमारी मईशत में 5 साला मंसूबे बनाए जाते हैं और इन 5 साला मंसूबों के ज़रिए ही तरक्की का निशाना मुकर्रर किया जाता है कि इन 5 सालों के अंदर हम खेती बाड़ी पर फोकस करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, इस चीज़ में तरक्की करेंगे। तो 5-5 साल के पीरियड को बनाया जाता है कि हमें इस बार इस चीज़ में तरक्की करनी है। हमारे मुल्क ने गुज़िश्ता 50 सालों में तालीम और सेहत के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है।
ہمارے ملک نے تکنیکی معاملات میں بھی کافی ترقی کی ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں سبز انقلاب اور سفید انقلاب لانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. اس کے علاوہ اسپیس میں جانے کے اتنے سارے مشن ہیں وہ بھی ہمارے ملک نے پورے کیے ہیں خلا میں جانے کے لیے. تو بچوں یہاں سے یہ چیپٹر پوری طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا.